वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल विक्रम स्टडी क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीके क्वेश्चंस के बारे में, जो किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित ही यह वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद होने वाला है। चाहे आप ग्रुप डी, एनटीपीसी, रेलवे के कोई भी एग्ज़ाम, एसएससी का कोई सा भी एग्ज़ाम, डिफेंस का कोई सा भी एग्ज़ाम, पुलिस, एसआई, एसएससी, जीडी, कोई सा भी एग्ज़ाम, किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित ही यह वीडियो आपके लिए इम्पॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में हमने जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं वो प्रीवियस ईयर में लगातार रिपीट हो रहे क्वेश्चन हैं और इनके बारे में हमने इतने अच्छे से विश्लेषण किया है कि आप खुद देखिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। बहुत ही इम्पॉर्टेंट बुक है फ्रेंड्स, कई बार पूछा गया है एग्जाम में। जो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी ये है, इसकी स्थापना जो है किसने की थी, तो याद रखिएगा ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, गोपाल कृष्ण गोखले। हमें याद क्या रखना है, एक क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, इसका तो सही जवाब होगा गोपाल कृष्ण गोखले। किसकी स्थापना की थी इन्होंने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की इन्होंने स्थापना की थी, गोपाल कृष्ण गोखले ने। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो याद रखिएगा महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। कौन थे फ्रेंड्स, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो याद रखिएगा गोपाल कृष्ण गोखले इसका सही जवाब होगा। अच्छा, महात्मा गांधी को जो बापू था सबसे पहले किसने कहा था, तो महात्मा गांधी को जो राष्ट्रपिता किसने कहा था, तो सुभाष चंद्र बोस इसका आंसर होगा। महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा था, तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। पेरिस शहर किस नदी के किनारे स्थित है, पेरिस शहर किस नदी के किनारे स्थित है, हमारा क्वेश्चन है। पेरिस, पहली चीज़ यह फ्रांस की राजधानी है। फ्रांस की राजधानी पूछा जाए तो फ्रांस की राजधानी क्या है, तो याद रखना है फ्रांस की राजधानी है पेरिस। अच्छा, पेरिस ये किस नदी के किनारे स्थित है, तो याद रखना पेरिस जो है सीन नदी के किनारे स्थित है। पेरिस जो है सीन नदी के किनारे स्थित है। अब राइन नदी से याद रखना है कि विश्व की सबसे व्यस्त नदी अगर पूछा जाए तो याद रखिएगा राइन नदी इसका सही जवाब होगा। वोल्गा नदी, यूरोप की सबसे लंबी नदी अगर बात करें किसकी, यूरोप की सबसे लंबी नदी, तो वोल्गा नदी हमारा सही जवाब होगा। अच्छा, पेरिस फ्रांस में और क्या चीज़ याद आ रहा है आपको, तो यूनेस्को, जो हमने सुना था यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा गया है। यूनेस्को का जो हेडक्वार्टर है, ये कहाँ है, मुख्यालय पेरिस फ्रांस में ही है। और याद रखना है पेरिस जो है ये सीन नदी के तट पर स्थित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर अर्थात अंतिम तीर्थकर किसे माना जाता है, तो याद रखिएगा इसका ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। जो महावीर थे इन्हें जैन धर्म का 24वां तीर्थकर अर्थात अंतिम तीर्थकर माना जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे, तो याद रखिएगा जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे ऋषभदेव। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, जैन धर्म के जो प्रमुख होते हैं उनको तीर्थकर कहा जाता है और इसके प्रथम तीर्थकर थे ऋषभदेव और अंतिम तीर्थकर 24 तीर्थकर हुए थे। 24वें तीर्थकर थे कौन, 24वें नंबर के तीर्थकर थे महावीर। और जो जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे ऋषभदेव, इन्हें ही जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है। तो आपसे क्वेश्चन में ऐसा पूछा जाए कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, तो याद रखिएगा ऋषभदेव इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए जो मौर्य वंश का संस्थापक कौन था, तो मौर्य वंश का संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था, मौर्य वंश प्रमुख वंश था, कई सारे वंशों में प्रमुख वंश था मौर्य वंश, और मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे, तो याद रखना है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य जो है इसके उत्तराधिकारी कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा हुआ था बिंदुसार, जो इसका उत्तराधिकारी कहलाया। और बिंदुसार का पुत्र अगर पूछा जाए तो बिंदुसार का पुत्र
अशोक था, मतलब बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु अगर पूछ लिया जाए तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे, तो याद रखिएगा चाणक्य जो है ये चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने गद्दी किसको हराकर हासिल किया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की हेल्प से घनानंद को पराजित किया था। घनानंद जो है इसको पराजित किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की हेल्प से। चाणक्य की एक प्रमुख पुस्तक भी फेमस है। चाणक्य की प्रमुख पुस्तक कौन सी है, चाणक्य का दूसरा नाम भी पूछ लिया जाता है तो चाणक्य का दूसरा नाम याद रखना है विष्णुगुप्त के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। चाणक्य का दूसरा नाम क्या है, विष्णुगुप्त याद रखना है। चाणक्य की एक पुस्तक याद रखनी है, क्या, अर्थशास्त्र। इन्हें अर्थशास्त्र का जनक भी कहा जाता है। अर्थशास्त्र के ये प्रमुख ज्ञाता थे। तो अर्थशास्त्र जो है ये अर्थशास्त्र के प्रमुख ज्ञाता थे चाणक्य, याद रखना है। इनका दूसरा नाम है विष्णुगुप्त। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन, प्रति इकाई समय में किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन को क्या कहा जाता है। प्रति इकाई समय में मतलब हर एक समय में किसी वस्तु के वेग में जो चेंज होता है उसको क्या कहा जाता है, तो याद रखिएगा वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण मतलब त्वरण को प्रदर्शित किससे कहते हैं, ए से प्रदर्शित करते हैं। ए फॉर एसेलरेशन, और एसेलरेशन का मतलब होता है त्वरण। ए से हमने प्रदर्शित किया, त्वरण बराबर होता क्या है, तो वेग में परिवर्तन, वेग में जो चेंज आता है और किसी इकाई समय में जो वेग में चेंज आएगा, वेग में परिवर्तन की दर को ही त्वरण कहा जाता है। याद रखिएगा कई बार इसका, अच्छा वेग जो त्वरण है ये कौन सी राशि है, तो याद रखिएगा सदिश राशि है। इसमें दिशा और विस्थापन दोनों चीज़ होता है, तो त्वरण एक सदिश राशि है, याद रखिएगा। फिर एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका यसाई मात्रक क्या होगा, तो इसका यसाई मात्रक क्या होगा, वेग। वेग का मतलब होता है दूरी बटे समय। वेग मतलब दूरी बटे समय, और नीचे समय तो है ही, तो एक समय और आ जाएगा, ये वाला समय नीचे आएगा तो मतलब समय का स्क्वायर हो जाएगा। ये समय नीचे आएगा तो समय का स्क्वायर। अब देखिए इसका एसआई यूनिट निकालना है, मतलब दूरी का एसआई मात्रक क्या होता है, दूरी का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, देखिएगा याद नहीं रखना, इसको निकालते कैसे हैं। दूरी का एसआई मात्रक होता है मीटर। दूरी का एसआई मात्रक, दूरी मतलब लंबाई होती है कोई, और इसका एसआई मात्रक होता है मीटर। और नीचे क्या है, दो समय हो जाएंगे, ये वाला समय भी मतलब समय गुणे समय हो जाएगा, टाइम इंटू टाइम। ये समय यहाँ से हटेगा, मतलब टाइम इंटू टाइम, दो टाइम हो जाएंगे। और समय का इस मात्रक क्या होता है, सेकंड स्क्वायर, मतलब सेकंड, और स्क्वायर टाइम का स्क्वायर। तो इसीलिए त्वरण का एसआई मात्रक होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, याद रखना है। ठीक है, वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है, तो जवाब होगा वेग में परिवर्तन की दर को कहा जाता है त्वरण। और त्वरण अर्थात वेग में परिवर्तन बटे समयांतर। ठीक है, त्वरण में क्या होता है, त्वरण का एसआई मात्रक पूछा जाता है, तो त्वरण का एसआई मात्रक कैसे हमने निकाला आपने देखा। इसका त्वरण का एसआई मात्रक याद रखना है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। त्वरण कैसी राशि है, त्वरण सदिश राशि है। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताता हूँ जो एग्जाम में पूछा जाता है साइंस से, क्या याद रखना है। अच्छा, जब भी पूछ लिया जाए संवेग की बात आती है, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है संवेग से। संवेग को दर्शाते हैं पी से, संवेग को अंग्रेजी से बोला जाता है मोमेंटम। ठीक है, पी बराबर क्या होता है, द्रव्यमान इंटू वेग, यम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संवेग, द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहलाता है, तो जवाब होगा संवेग। क्या क्या याद रखना है, द्रव्यमान, यम फॉर द्रव्यमान को यम से दर्शाते हैं, और वेलोसिटी मतलब वेग। ठीक है, मास, यम फॉर मास। ठीक है, तो द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहलाता है स्टूडेंट्स, तो संवेग कहा जाता है उसे। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिएगा अगर संवेग का एसआई मात्रक पूछ लिया जाए तो यम मतलब द्रव्यमान, और द्रव्यमान का एसआई मात्रक हो जाएगा किलोग्राम, और वेग का हमने अभी देखा मीटर पर सेकंड, क्योंकि वेग बराबर होता है दूरी बटे समय, और दूरी को एसआई, दूरी मतलब लंबाई, लंबाई को एसआई मात्रक मीटर, और समय के एसआई मात्रक सेकंड, इसीलिए इसका होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। किस संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारतीय संविधान की प्रस्तावना ये बना कहाँ से था, तो याद रखिएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, जो भारत का संविधान सभा की तीसरी बैठक हुई थी 13 दिसंबर 1946 को,
13 दिसंबर 1946 को जो तीसरी बैठक हुई उसमें उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया और उद्देश्य प्रस्ताव से हमारा परिणाम क्या निकला, भारत की प्रस्तावना बनी। प्रस्तावना को ही भारतीय संविधान की क्या कहा जाता है, आत्मा कहा जाता है। ठीक है, अब प्रस्तावना में याद रखिएगा जो प्रस्तावना होता है इसमें धर्मनिरपेक्ष शब्द, जो प्रस्तावना है इसमें 42वां संविधान संशोधन अधिनियम आया था। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम ये कब आया था, तो याद रखिएगा सन 1976 में आया 42वां संविधान संशोधन अधिनियम। इसमें क्या हुआ, संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे। तीनों ही वर्ड इंपॉर्टेंट है, कोई सा भी पूछा जा सकता है। पहली चीज़ जो आया धर्मनिरपेक्ष या इसी को बोलते हैं पंथनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष पहला। दूसरा समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष या पंथनिरपेक्ष या, और तीसरा है अखंडता। सारे वर्ड इंपॉर्टेंट हैं। अखंडता शब्द, ये 3 वर्ड जो हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए थे। ठीक है, और कब जोड़े गए थे, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़े गए थे। ठीक है, और क्या पॉइंट याद रखना है, ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है। उद्देश्य प्रस्ताव कब आया, उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया, तो उद्देश्य प्रस्ताव आया था 13 दिसंबर 1946 को। कौन सा प्रस्ताव, उद्देश्य प्रस्ताव याद रखना है। किसने पेश किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अच्छा, अब अगला क्वेश्चन है नीति आयोग। नीति आयोग कब अस्तित्व में आया, तो याद रखिएगा नीति आयोग इसका पहले कुछ और नाम था। नीति आयोग का जो पहले नाम था ये योजना आयोग हुआ करता था। पहले इसका नाम था योजना आयोग। योजना आयोग का स्थापना कब हुआ था, तो याद रखिएगा योजना आयोग का गठन हुआ था सन 1950 में। सन 1950 में जो है योजना आयोग का गठन हुआ था। इसके बाद क्या हुआ, 1 जनवरी सन 2015 को इसके नाम योजना आयोग से बदलकर नीति आयोग कर दिया गया। और नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है, जो इसका हेड होता है, नीति आयोग का हेड जो है भारत का प्रधानमंत्री ही होता है। जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है ये नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, अभी वर्तमान में अगर पूछा जाए नीति आयोग के सीईओ का कौन है, तो नीति आयोग के जो सीईओ हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं। नीति आयोग के सीईओ कौन है, अमिताभ कांत। याद रखना है नीति आयोग के सीईओ कौन है, तो याद रखना है नीति आयोग के सीईओ अभी हैं अमिताभ कांत। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, याद रखना है हर एक पॉइंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है। दिसंबर 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किसने किया था। अगर बात आई है राज्य पुनर्गठन आयोग की, तो याद रखिएगा राज्य पुनर्गठन आयोग का जो गठन है ये किसने किया था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू इज़ द राइट आंसर। ठीक है, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया था जवाहरलाल नेहरू ने। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताता हूँ, भाषा के आधार पर, किस आधार पर, भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन था, तो याद रखना है जो आंध्र प्रदेश था। कौन, आंध्र प्रदेश जो है ये भारत का पहला राज्य था। भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य था आंध्र प्रदेश। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, खार्तूम किस नदी के किनारे स्थित है। बहुत ही बार पूछा गया, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है। खार्तूम से पहले चीज़ याद रखना है कि ये सूडान देश की राजधानी है। सूडान की राजधानी क्या है, तो याद रखना सूडान की राजधानी है खार्तूम। ठीक है, ये किस नदी के किनारे स्थित है, तो यह नील नदी के किनारे स्थित है। और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताता हूँ, अगर पूछा जाए विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो याद रखिएगा नील नदी है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, किसकी, पूरे विश्व की बात कर रहा हूँ कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो नील नदी। अच्छा, भारत की सबसे लंबी नदी, अगर भारत की सबसे लंबी नदी की बात कर लूँ तो याद रखिएगा गंगा नदी। अच्छा, विश्व की सबसे चौड़ी नदी की बात कर लूँ तो याद रखिएगा अमेजन नदी। कौन सा, अमेजन नदी। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या याद रखना है,
कि नील नदी का वरदान किसे कहा जाता है, तो नील नदी का वरदान कहा जाता है मिस्र को। नील नदी का वरदान किसको कहा जाता है, तो मिस्र को नील नदी का वरदान कहा जाता है। ठीक है। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन चाइना से बनता है। चाइना का शोक किस नदी को कहा जाता है? अगर चीन का शोक पूछ लिया जाए, चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो याद रखिएगा चीन का शोक कहा जाता है हुआंगहो नदी को। क्या याद रखेंगे? चीन का शोक किसे कहा जाता है, तो याद रखेंगे हुआंगहो नदी जो होती है इसे चीन का शोक कहा जाता है। कौन सी नदी को? हुआंगहो नदी, याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। मानव आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? जो ह्यूमन्स आई होती है, जो ह्यूमन्स आई होती है फ्रेंड्स, इसमें मानव आँख में मानव आँख में क्या होता है, मानव आँख में जो भी आँख में प्रवेश करता है प्रकाश, लाइट, इसमें इसको कौन नियंत्रित कौन करता है? तो याद रखिए जो मानव का आइरिस होता है, आइरिस वाला पार्ट, अंदर वाला पार्ट, ठीक है, ये आइरिस जो होता है ये मानव आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश को नियंत्रित करता है। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताता हूँ। जब एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को नेत्रदान करता है, क्या? नेत्रदान, ठीक है, नेत्रदान जब करता है तो इसमें जो व्यक्ति है वह अपने नेत्र के किस भाग का दान करता है? तो याद रखिएगा नेत्रदान में आँख का कॉर्निया भाग यूज होता है। कौन सा फ्रेंड्स? कॉर्निया। आँख का कोई भी व्यक्ति, अगर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को नेत्र दान करेगा तो आँख के कौन से भाग का दान करता है? एक्चुअल में वह कॉर्निया का दान करता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात आई है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सत्र की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। सरोजनी नायडू जो है भारत की पहली महिला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष थी। ये कब बनी थी? 1925 में जो है इन्होंने अध्यक्षता की थी। 1925 में इन्होंने अध्यक्षता की थी। कहाँ? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। ठीक है, अगर पूछा जाए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष तो जवाब होगा एनी बेसेंट। ठीक है, अगर भारतीय महिला अध्यक्ष तो सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू से और इम्पॉर्टेंट चीज़ें क्या बन सकती है? अच्छा, भारत का राज्यपाल बनने वाली ये पहली महिला थी। भारत का राज्यपाल बनने वाली ये पहली महिला थी। कहाँ की राज्यपाल बनी थी? तो याद रखना है यूपी का राज्यपाल बनी थी। कब बनी थी? याद रखिएगा 1947 में ये भारत की पहली महिला राज्यपाल बनी थी यूपी की। ठीक है, सरोजनी नायडू। अच्छा, इन्हें किस नाम से और जाना जाता है? तो सरोजनी नायडू को भारत कोकिला के नाम से जाना जाता है। क्या याद रखना है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत कोकिला के नाम से किसे जाना जाता है? तो याद रखिएगा सरोजनी नायडू को भारत कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि गोलमेज सम्मेलन से बनता है। सन 1931 में जो सरोजनी नायडू भारत की कोकिला हैं, इन्हें सन 1931 में 1931 में इन्होंने क्या किया था? गोलमेज सम्मेलन, कौन सा? गोलमेज सम्मेलन में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। गोलमेज सम्मेलन में ये प्रतिनिधि भी रही थी। कौन से सम्मेलन में फ्रेंड्स? गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था 1931 में, ये कहाँ हुआ था? लंदन के अंदर हुआ था। तो याद रखिएगा इसमें ये प्रतिनिधि के रूप में भी काम की थी। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि महात्मा गांधी से गोलमेज सम्मेलन से बन सकता है। महात्मा गांधी ने कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, जिसमें से दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, मतलब सेकंड गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था, ठीक है, इसमें महात्मा गांधी ने भाग लिया था। किसने? महात्मा गांधी ने कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? तो जवाब होगा महात्मा गांधी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो बन सकता है, याद रखिएगा क्या कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में, कौन से तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग किसने लिया था? तो BR अम्बेडकर अर्थात भीमराव अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। ये कौन कहलाते हैं? भारतीय संविधान के पिता कहे जाते हैं। ठीक है, भीमराव अम्बेडकर, इन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। सिर्फ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था महात्मा गांधी ने। और जो 1931 में गोलमेज सम्मेलन हुआ था लंदन के अंदर, उसमें प्रतिनिधि रही थी सरोजनी नायडू जी। इन्हें भारत कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। सन 1925 में ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी। सन 1947 में ये
भारत की पहली महिला राज्यपाल बनी थी यूपी की। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चंडीगढ़ शहर का वास्तुकार निम्नलिखित में से कौन था? चंडीगढ़ शहर ये किसने बसाया था, किसने नाम दिया था? हर्बर्ट बेकर, लुइस कोरिका, लुटियन या ली कोर्बुजिए? ली कोर्बुजिए। याद रखिएगा ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन डी हमारा सही जवाब होगा। ली कोर्बुजिए ने चंडीगढ़ शहर का नाम दिया था। चंडीगढ़ शहर का वास्तुकार कौन था? तो ली कोर्बुजिए था। ठीक है, एक और लुटियंस जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लुटियंस जो हमारा इंडिया गेट है इसका डिजाइन किसने तैयार किया? लुटियंस ने। भारत का राष्ट्रीय झंडा ये लुटियंस ने। जो हमारा राष्ट्रपति भवन है किसने तैयार किया इसका डिजाइन? तो लुटियंस ने। कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। ठीक है, लुटियंस ने। अच्छा, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन तैयार किया था पिंगली वेंकैया ने। किसने? पिंगली वेंकैया ने क्या तैयार किया था? भारतीय राष्ट्रीय ध्वज। जो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज है, इसके डिजाइन किसने तैयार किया था? भारत के राष्ट्रीय ध्वज की डिजाइन तैयार किया था पिंगली वेंकैया ने। किसने? पिंगली वेंकैया ने। याद रखना है। ठीक है, अब देखिएगा चंडीगढ़ से हमें क्या याद रखना है? चंडीगढ़ जो है दो राज्यों की संयुक्त राजधानी है। कौन कौन सी? पंजाब की राजधानी और हरियाणा की राजधानी। पंजाब और हरियाणा दोनों की राजधानी कौन है संयुक्त रूप से? तो चंडीगढ़ जो है किसकी राजधानी है? याद रखना है हमें, पंजाब एंड हरियाणा की। पंजाब और हरियाणा दोनों की राजधानी थी चंडीगढ़। याद रखना है हमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित है? अब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूँ। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखना है। याद रखिएगा, अगर आपको राज्यसभा का सदस्य बनना है तो आपकी उम्र होनी चाहिए 30 साल। राज्यसभा ये क्या कहलाता है? ये राज्यसभा जो है उच्च सदन होता है। क्या? उच्च सदन होता है। ठीक है, उच्च सदन कहा जाता है इसका। और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष का होता है। हर 2 वर्ष में 1/3 सदस्य इसके हटते रहते हैं। राज्यसभा एक स्थायी सदन भी है। राज्यसभा कौन सा सदन है? एक स्थायी सदन है। ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ सदस्य हमेशा बने रहते हैं, इसलिए इसको स्थायी सदन के नाम से भी जाना जाता है। इसके सदस्यों का कार्यकाल जो है 6 वर्ष का होता है। हर एक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य जो है हटते रहते हैं। ठीक है, पद से हटते रहते हैं। ठीक है, अब राज्यसभा की बात आई है तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं बता देता हूँ आपको। ठीक है, अब देखिएगा, एक पॉइंट्स याद रखना है आपको, सरल। क्या? सरल। मैं ये क्यों बता रहा हूँ देखिएगा, सर से याद रखना है आपको संसद। जो संसद होता है हमारा, ठीक है, संसद जो होती है इसके बारे में बताया गया है अनुच्छेद 79 में। किसके में? अनुच्छेद 79 में। आर से आपको याद रखना है राज्यसभा। राज्यसभा जो है, राज्यसभा से संबंधित अनुच्छेद क्या है? अनुच्छेद 80। ऐसे ही क्रम में याद रखना है तीनों को। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के बारे में है। और यल फॉर आपको याद रखना है लोकसभा। लोकसभा से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो 81। ये तीनों अनुच्छेद बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, कई बार पूछे गए हैं, याद रखिएगा। तो संसद के बारे में अनुच्छेद 79 में बताया गया है। राज्यसभा ये किससे संबंधित है? अनुच्छेद 80 में। और लोकसभा के बारे में बात की गई है अनुच्छेद 81 में। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु कितना है? 30 वर्ष। अभी हमने देखा। अगर लोकसभा के लिए पूछ लिया जाए तो न्यूनतम आयु, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु आपकी होनी चाहिए 25 वर्ष। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है। लोकसभा ये क्या होता है? लोकसभा जो है ये निम्न सदन होता है। ठीक है, लोकसभा जो है ये निम्न सदन होता है, याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन, पदार्थ का मूल रूप जिसे रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा तरल पदार्थों में नहीं तोड़ा जा सकता है क्या कहलाता है? पदार्थ का ऐसा रूप जिसे कोई भी रासायनिक अभिक्रिया कर लें, ठीक है, केमिकल रिएक्शन कर लें, उसे तरल पदार्थों में नहीं तोड़ा जा सकता है। तो याद रखिएगा, तत्व ही एक ऐसा रूप होता है पदार्थ का जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। जैसे कार्बन एक तत्व है, हाइड्रोजन एक तत्व है। ठीक है, अब देखिएगा आइसोटोप की बात आई है
तत्व की बात आई थी तो तत्व तो हमने बता दिया कि पदार्थ का ऐसा मूल रूप तत्व होता है जिसे तरल पदार्थों में कभी भी नहीं तोड़ा जा सकता। अब आइसोटोप की बात आई है। आइसोटोप का मतलब क्या होता है? आइसोटोप का मतलब होता है समस्थानिक। समस्थानिक कई बार पूछा गया है। हमने बताया था कि हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। कितने समस्थानिक होते हैं? हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, याद रखना है। ठीक है, समस्थानिक कई बार पूछा गया है। समस्थानिक में हमें क्या याद रखना है? समस्थानिक होता क्या है? समस्थानिक का मतलब है परमाणु क्रमांक समान होते हैं। समस्थानिक ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान हो लेकिन परमाणु भार भिन्न भिन्न हो। इसमें परमाणु क्रमांक समान होता है, परमाणु भार अलग अलग होता है, समस्थानिक बोलते हैं। ठीक है, याद रखना है। अब समभारिक भी आता है। एक होता है आइसोटोप मतलब समस्थानिक, एक होता है आइसोबर्स का मतलब होता है समभारिक। क्या? आइसोबर्स का मतलब होता है समभारिक। और समभारिक में क्या होता है? इसमें भार समान होता है, अर्थात परमाणु का द्रव्यमान समान होता है, अर्थात भार समान रहता है। परमाणु क्रमांक जो हैं अलग अलग होते हैं। इसमें क्या होता है? परमाणु क्रमांक अलग अलग होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वैसे तो यह बहुत सरल क्वेश्चन है, सभी इसका जवाब दे देंगे, लेकिन मैं जो पॉइंट्स बताऊंगा उन सब पॉइंट्स आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिएगा क्या क्या पॉइंट्स बन सकते हैं। भारत का प्रथम नागरिक कौन कहलाता है? तो याद रखिएगा, भारत का प्रथम नागरिक कहलाता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति से हमें क्या याद रखना है? पहली चीज़ तो भारत का राष्ट्रपति जो है भारत का प्रथम नागरिक कहलाता है और ये भारत का पहला संविधान प्रमुख होता है। ठीक है, वास्तविक कार्यपालिका जो है मंत्रिपरिषद में निहित होती है, लेकिन जो कार्यपालिका का प्रधान होता है वो हमारा राष्ट्रपति होता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो याद रखना है, भारत के पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है भारत के पहले राष्ट्रपति थे। ये तो पुरुषों में थे। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? फर्स्ट वोमेन कौन थी? तो याद रखिएगा, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। कौन? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। जो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी ये भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी। अच्छा, ये कौन से नंबर की राष्ट्रपति थी? तो ये 12वें नंबर की महिला राष्ट्रपति थी, ये भी याद रखना है। चलिए और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बन सकते हैं? अब राष्ट्रपति के बारे में और कई सारी चीज़ें बताता हूँ। अगर कोई पूछ ले कि भारत के सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति कौन थे, तो सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति भी आपको याद रखना है। सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति थे नीलम संजीव रेड्डी जी। कौन? नीलम संजीव रेड्डी। ये भारत के प्रथम सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति थे नीलम संजीव रेड्डी। 64 वर्ष की उम्र में ये भारत के राष्ट्रपति बने थे, याद रखना है। अब आगे राष्ट्रपति की बात आई है तो और दूर तक जाएगी। चलिए और क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं राष्ट्रपति से। राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद पढ़ लेते हैं। राष्ट्रपति भारत का संवैधानिक प्रधान और भारत का प्रथम नागरिक कहलाएगा, ऐसा बताया गया है। अनुच्छेद कौन से आर्टिकल में इसके बारे में बताया गया है? तो याद रखिएगा, अनुच्छेद 53 जो है ये बताता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा जो कि भारत का प्रथम नागरिक कहलाएगा और भारत का संवैधानिक प्रधान होगा। अनुच्छेद 53 में इसके बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 53 में। और इसके बाद अगर बात किया जाए अनुच्छेद 54 में क्या कहा गया है, तो अनुच्छेद 54 में, सॉरी स्टूडेंट, अनुच्छेद 52 में भारत के राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है कि जो भारत का राष्ट्रपति होगा, एक मिनट ध्यान दीजिएगा। अनुच्छेद 52 में मैं क्या बता रहा हूँ कि अनुच्छेद 52 में ये बताया गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा जो कि भारत का राष्ट्रपति जो है ये भारत का संवैधानिक प्रधान होगा। कौन? अनुच्छेद 52 में बताया गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यह संवैधानिक प्रधान होगा और भारत का प्रथम नागरिक कहलाएगा। भारत के राष्ट्रपति के बारे में बताया गया अनुच्छेद 52 में। अनुच्छेद 53 में यह बताया गया है कि संघ की जो कार्यपालिका शक्ति होगी, जितनी भी संघ की कार्यपालिका शक्ति होगी, ये राष्ट्रपति में निहित होगी। राष्ट्रपति में क्या होगी? संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है राष्ट्रपति में निहित होगी, ऐसा बताया गया है। किसमें? ये अनुच्छेद 53 में। अनुच्छेद 54 जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे किया जाएगा, ये अनुच्छेद 54 में बताया गया है। राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित अनुच्छेद है। राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित अनुच्छेद 54 में बताया गया है। अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन और क्या बन सकता है स्टूडेंट्स, तो याद रखिएगा अनुच्छेद 55, क्या याद रखना है, अनुच्छेद 55 में जो है राष्ट्रपति के किसके बारे में बताया गया है, तो याद रखिएगा अनुच्छेद 55 में बताया गया है कि जो राष्ट्रपति का जो चुनाव पद्धति के बारे में बताया गया है कि राष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणीय पद्धति के द्वारा होगा। ठीक है, एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा जो है राष्ट्रपति का चुनाव होगा। किस मत पद्धति के द्वारा, एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा ये इसका चुनाव किया जाएगा, याद रखना है। ठीक है, अब इसके बाद जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताने जा रहा हूँ इसको तो बहुत अच्छे से याद ही रखना है, ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, याद रखिएगा। अगला पॉइंट्स मैं बताने जा रहा हूँ, अगला पॉइंट्स है अनुच्छेद 61, जो कि हमें याद रखना है। अनुच्छेद 61 में क्या किया गया है फ्रेंड्स, अनुच्छेद 61 में अगर राष्ट्रपति कुछ गलत काम करता है जो संविधान के नियमों के खिलाफ है तो राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया लगाई जा सकती है। राष्ट्रपति पर महाभियोग कैसे लगाएंगे, अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर कैसे महाभियोग लगाना है इसके बारे में बता दिया गया है। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग से संबंधित है। अब क्या याद रखना है, अनुच्छेद 74 भी याद रखना है। अनुच्छेद 74 क्या बोलता है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। ठीक है, राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए, राष्ट्रपति कैसे काम कर रहा है, राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्री परिषद होगी। इसके बारे में कहाँ पर बताया गया है, तो याद रखिएगा अनुच्छेद 74 में बताया गया है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्री परिषद होगी। क्या होगी, मंत्री परिषद होगी। ठीक है, अब देखिएगा एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम में, जो कि कई बार पूछा गया है, अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 123 आर्टिकल 123, ये क्या होता है। इस पर अगर संसद का सत्र ठीक से नहीं चल रहा है तो याद रखिएगा इसके अंतर्गत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। अनुच्छेद 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति जो है अध्यादेश जारी कर सकता है। तो राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसके द्वारा प्रदान की गई है, तो अनुच्छेद 123 में बताया गया है राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। तो जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बन सकते थे हमारे भारत के राष्ट्रपति से, वो सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स एक बार रिवाइज करते हैं फिर से। ठीक है, देखिएगा भारत का प्रथम नागरिक कहलाता है राष्ट्रपति। ठीक है, और ये जो है संविधान का प्रमुख भी होता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। प्रथम महिला राष्ट्रपति अगर पूछ लिया जाए तो प्रतिभा देवी पाटिल थी। ये कौन से नंबर की थी, तो याद रखना है 12वें नंबर की राष्ट्रपति थी। सबसे कम उम्र के अगर राष्ट्रपति की बात कर लिया जाए, अच्छा ये निर्विरोध चुने गए थे नीलम संजीव रेड्डी, याद रखना है सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति हैं। अब राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद क्या याद रखना है, अनुच्छेद 52 जो है भारत के राष्ट्रपति से संबंधित है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा जो भारत का प्रथम नागरिक कहलाएगा और यह भारत के संविधान का प्रमुख होगा। ठीक है, तीसरा इसके बाद अनुच्छेद 53 में बताया गया है कि राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति की संसद की जो कार्यपालिका शक्ति होगी ये राष्ट्रपति में निहित होगी। जो भी संघ परिषद की कार्यपालिका शक्ति होगी, ठीक है, ये राष्ट्रपति में निहित होगी। अनुच्छेद 53 में बताया गया है कि कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। अनुच्छेद 54 में क्या बताया गया है फ्रेंड्स, राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 55 में ये बताया गया है कि राष्ट्रपति की पद्धति के बारे में कि राष्ट्रपति का चुनाव तो होगा लेकिन किस पद्धति के द्वारा होगा, तो एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होगा। ठीक है, अनुच्छेद 61 याद रखना है, राष्ट्रपति पर अगर राष्ट्रपति कुछ गलत करता है, नियमों के खिलाफ कुछ काम करता है तो राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया लगाई जाएगी अनुच्छेद 61 के तहत। अनुच्छेद 74 में क्या याद रखना है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्री परिषद होगी। ठीक है, अनुच्छेद 74 में। अनुच्छेद 123 आपको क्या याद रखना है कि राष्ट्रपति अगर संसद सत्र का अधिवेशन ठीक से नहीं चल रहा है, कार्य सही से नहीं चल रहा है, तो इसके लिए क्या होगा कि राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, धन्यवाद।